उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। हलाला सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। अब हलाला सर्टिफाइड सामान उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेंगे। खाद्य आयुक्त कार्यालय की तरफ से इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल एक शख्स की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने यूपी में अहम आदेश जारी किया है। शुक्रवार को हलाला प्रोडक्ट से जुड़ी एक शिकायत को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। अब हलाल सर्टिफाइड सामान उत्तर प्रदेश में नहीं बिक सकेगा। खाद्य आयुक्त कार्यालय की तरफ से इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल एक शख्स की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने यूपी में ये अहम आदेश जारी किया है। शुक्रवार को हलाल प्रोडक्ट से जुड़ी एक शिकायत को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। कोई कानूनी मान्यता अभी तक तो मेरी जानकारी में कि नहीं है। अगर किस तरह सर्टिफिकेट वो जारी कर सकती है और सर्टिफिकेट जारी करने का उनका कोई सरकार की मान्यता, किसी भी सरकार की मान्यता है तो वो ये बताएंगे कि जब जांच आगे बढ़ेगी, और आगे का काम पुलिस का है और पुलिस जांच करेगी। दरअसल हलाल प्रोडक्ट को लेकर चेन्नई, दिल्ली और मुंबई की कंपनियों और ट्रस्ट के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। अब जरा आपको बताते हैं आखिर हलाल प्रोडक्ट्स हैं क्या। हलाल एक अरबी शब्द है। हलाल का मतलब अनुमति योग्य। हलाल सर्टिफाइड मतलब इस्लामिक कानून के मुताबिक स्वीकार्य। मुस्लिम उपभोक्ताओं को फोकस करते हैं ये प्रोडक्ट। हलाल सर्टिफाइड से भरोसा कि प्रोडक्ट मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक हैं। उधर इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी पूरी तरह हावी हो चुकी है। हलाल के अवैध धंधे पर योगी सरकार के सख्त एक्शन के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बहुत खराब है और ऐसे जितने भी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से हम तो मुख्यमंत्री धन्यवाद देते हैं कि जांच कराते हैं, जो दोषी पाया जाता है कितनों रसूखदार हो तो सजा मिली। उधर संतों की तरफ से भी योगी सरकार के कदम की तारीफ की गई है। साथ ही ऐसे अवैध धंधे को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया है। ये भाजपा और योगी सरकार में ही हो सकता है, क्योंकि इनकी मदद से और जितनी भी इनकी कंपनियां चल रही है इस प्रकार की, वो आतंकवादी कंपनियां हैं। हमारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इनके यहाँ चलती हैं। इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्करे तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। वहीं इस पूरे अवैध धंधे की अवैध विदेशी टेरर फंडिंग के एंगल से जोड़कर भी जांच की तैयारी की जा रही है और मुस्लिम पक्ष के लोग भी इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ये सरकार जो है जो भी काम कर रही है वो ठीक कर रही है, क्योंकि जितने भी फर्जी चाहे लोग काम करते हों या फर्जी किसी तरीके से फंसाया जा रहा हो, अगर उनकी जांच हो रही है तो अच्छी बात है। हम तो जो है कानून के साथ। अगर ये बात में थोड़ी सी भी सत्यता है तो मैं चाहूँगा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत ही गलत है। हालांकि विपक्ष ने अवैध धंधे के इस काले में भी सियासी पेच ढूंढ लिया। एसपी के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले को मीट एक्सपोर्ट से जोड़कर तीखा तंज कसा है। लेकिन मुझे निजी तौर पे बहुत खुशी है कि अगर पूरे मीट एक्सपोर्ट को ही क्यों ना भारत में बंद कर दिया जाए तो अच्छा है। लाखों लाख करोड़ रुपए का भारत को जो फायदा हो रहा है वो तो होना ही नहीं चाहिए। और जितने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, टॉप 20 अगर आप लिस्ट उठाइए तो वो 18 लोग जो हैं वो मुसलमान। यूपी सरकार के इस बड़े एक्शन के बाद अब इस पूरे अवैध धंधे की जड़ों को तलाशने की भी मुहिम शुरू हो चुकी है। ऐसे में साफ है कि हलाल प्रोडक्ट्स के नाम पर धार्मिक आस्था से खिलवाड़ और अवैध धंधे के इस खेल में बड़ा खुलासा जल्द हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में ब्रज उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ न सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत कर बांके बिहारी का आशीर्वाद लेंगे। और इसी के तहत सीएम योगी ने मथुरा में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजन किए।
साथ ही तमाम अफसरों के साथ सभी कामकाज की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने मौके पर जाकर तैयारियों को भी परखा है। इस दौरान स्थानीय बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी उनके साथ मौजूद थी। सीएम योगी ने वृंदावन के अलावा मथुरा में भी सभी तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ 23 नवंबर को मथुरा में पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों को परखने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन और पूजन किया। साथ ही तमाम अफसरों के साथ सभी कामकाज की समीक्षा की। सीएम योगी ने मौके पर जाकर तैयारियों को भी परखा। इस दौरान स्थानीय बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहीं। सीएम योगी ने वृंदावन के अलावा मथुरा में भी सभी तैयारियों की समीक्षा की। 23 नवंबर को मथुरा में ब्रज उत्सव, पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। संत मीराबाई के जन्मोत्सव पर भी कार्यक्रम। हेमा मालिनी मीराबाई पर देंगी प्रस्तुति। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ के आलमबाग में टेढ़ी पुलिया स्थित चौराहे का नाम खालसा चौक के तौर पर लोकार्पण किया। यह चौराहा पहले टेढ़ी पुलिया के नाम से जाना जाता था। अब वहां पर खालसा चौक का चिन्ह स्थापित किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कोई एक धार्मिक आयोजन वहां हो पाया। तो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के भव्य आयोजन को वहां पर आयोजित करने 2020 और 2021 में हम लोगों को साहिबजादा दिवस को वहां पर आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब कोई आयोजन होता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों ने जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, उनकी स्मृतियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता देकर के साहिबजादों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित भी की है। मथुरा में ब्रज उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ न सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत कर बांके बिहारी का आशीर्वाद लेंगे। इसी के तहत सीएम योगी ने मथुरा में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू और झुंझुनू में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने रन आउट, हिट विकेट और मैच फिक्सिंग जैसे शब्दों से सत्ताधारी कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में ही बीत गए। पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है
तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। एक बार फिर एसपी का दामन साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के कई अहम सहयोगी एनडीए में आने को आतुर हैं। साथ ही राजभर ने दावा किया है कि वो मंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद नहीं मिलता है तब भी वो एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इंडिया गठबंधन में खुलती गांठों को मध्य प्रदेश चुनाव में सबने देखा। हालांकि कांग्रेस पर खुलकर पलटवार करने वाले अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ मध्य प्रदेश की सियासत तक ही रखने की बात भी कही। लेकिन साफ है कि रिश्तों में दरार बढ़ने के बजाय कब बड़ी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में 24 की चुनावी जंग में इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से एकजुट रह पाएगा, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि एक बार फिर एसपी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के कई अहम सहयोगी एनडीए में आने को आतुर हैं। इंडिया के नेता हमारे संपर्क में हैं। कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। आप देखिएगा उसका रिजल्ट कुछ ही दिन के बाद आपको मिलेगा। इंडिया गठबंधन के साथ ही एनडीए में शामिल होंगे। उसका अर्थ लोग दूसरा लगा रहे हैं, हम उसका अर्थ दूसरा निकाल रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे सिर्फ सियासी साजिश कहा गया है। साथ ही एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो भी गठबंधन को मजबूत करना चाहे हम उसका स्वागत करेंगे। अगर देश के लोग गठबंधन करेंगे और इस देश को बर्बादी के रास्ते से बचाएंगे तो हम सर्वप्रथम उस पर अपना योगदान करेंगे। ये बात अखिलेश जी ने एक बार नहीं अनेक बार। वही हाल फिलहाल में ओपी राजभर के जिस बयान को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी थी उसे लेकर एक बार फिर उन्होंने स्थिति साफ की है। एक बार फिर राजभर ने दावा किया कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद नहीं मिलता तो भी वो एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। देखिए, मैं वो शख्स हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर लोगों के न्याय के लिए पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और प्रदेश में दूसरी बार ओम प्रकाश राजभर ने रिजाइन दिया है। कोई प्रधानी से नहीं रह सकता, लेकिन हमने जब देखा कि हमारी बात नहीं मान रहे थे तो हमने रिजाइन दे के चले गए। कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन दे के चला आया। अगर मंत्री की लालच हमको होती तो हम भी वहीं चपे रहते हैं। इंडिया गठबंधन पर ओपी राजभर के दावों से साफ है कि ये सियासी बार पलटवार जारी ही रहेगा। हालांकि 24 की चुनावी जंग तक इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रह पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजभर किसकी बात कर रहे हैं ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से वो फिर से चर्चा में हैं और विवादों में भी हैं। विरोधियों पर अपने स्टाइल में चटपटे अंदाज में वार करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस बार अपनी ही जवानी और बचपन के दिनों के किस्से मंच से समर्थकों के संग साझा किए हैं। और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो किसी भी युवा के लिए एक सांसद की ओर से प्रेरणा वाली बात बिल्कुल नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने चटपटे बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह न सिर्फ अपने बड़बोलेपन का शिकार होते दिखे बल्कि अपनी बीती जिंदगी का जिक्र करते हुए इतना बोल गए कि खुद ही सारी पोल पट्टी खोल डाली, वो भी मंच से। ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा में मंच पर थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, न जाने अपनी तारीफ कर रहे थे या फिर अपनी कमियां गिना रहे थे। लेकिन जो सब कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया वो किसी भी सूरत में राजनीतिक में रुचि रखने वाले किसी भी युवा के लिए प्रेरणा के स्रोत तो बिल्कुल नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी ही तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए खुद को मारपीट में अव्वल, पढ़ाई में फिसड्डी और नकलची, दबंग तक कह डाला। खुद ही सुनिए। कक्षा 8 में 3 साल फेल हुआ, 2 साल फेल हुआ,
कक्षा साल में 2 साल लगातार फेल हुआ। तीसरे साल समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई। आफत क्या आ गई कि जब मैं फेल हुआ था तो होम एग्जाम होता था, उस साल सरकार ने बोर्ड एग्जाम कर दिया। फिर किसी तरीके से सब सब्जेक्ट में हमने बहुत जोरदार तरीके से नकल किया, लेकिन अंग्रेजी के दिन मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अंग्रेजी देवी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ये चिड़िया के टांग, चिड़ई के चूटी के टांग हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम देखे हमारे बगल में एक लड़का था तिवारी, सब नाम सब याद है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी लिख रहा था। हमने कहा है भैया क्या है? हम कहें पहले हमारे लिख दियो। वो बड़े जोर से चिल्लाया, हम ना लिखो। हम कहा बहुत चिल्लाओ ना, लिख दियो ना। अब्बे गटवा पहरवा जब पहरियाबो तो हाँ भाई तो डर रही। हम शुरू से दबदबाबाज रहने बात नहीं है। तो हम कहा भैया लिख दियो ना अब्बे पहरियाबो, तो वही गेटवे पे बाहर हटवा और गड़वा दोनों दूरा। सुना आपने, देश के कुश्ती संघ के 1 दशक से ज्यादा अध्यक्ष रहने वाले शख्स खुद को दबंग, नकलची और मारपीट में अव्वल बता रहा है। संसद का एक सदस्य किस तरह सम्मान के साथ अपने उन दिनों को याद कर रहा है। इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि कैसे वो बार बार फेल होने के बाद भी अपनी दबंगाई के सहारे नकल करके पास हुए थे। एक शिवपूजन सिंह कोतवाल थे, दरोगा थे, आए पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई देखो पढ़ाई लिखाई बारे तो हम नहीं जानते, लेकिन एक खेलने में बहुत अच्छा है। हम खेलने में बहुत अच्छे थे, वॉलीबॉल उस समय खेलते थे, और मारपीट में तो बेहतरीन। फिर हम पास हो गए और 57% नंबर पाकर पास हुए। और जानते हो बुद्धिमान कितना थे? हमने कहा भैया लिखो, लेकिन पेंसिल से लिखो, नहीं अगर तुहार राइटिंग हो हमार राइटिंग में डिफरेंस आएगा तो हम विधर्त हो जाए। क्यों कंप्लेंट दे दे जो का तू पेंसिल से लिखो, सही चढ़ाई कर हो गया काम। बृजभूषण शरण सिंह अपनी जवानी के दिनों के कारनामों का चिट्ठा मंच से अपने समर्थकों को सुना रहे थे। उधर तमाम लोग भी चटकारे लेकर और ठहाकों के साथ सुन रहे थे। लेकिन ये बात कितनी गंभीर है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी नकल, दबंगई और मारपीट वाली बात को राष्ट्रपति महात्मा गांधी से जोड़कर जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर डाली। समझाने वाला नहीं था, इसलिए आरंभ बिगड़ गया था। और आरंभ हमारा ही नहीं बिगड़ा, एक आध बार तो महात्मा गांधी का भी बिगड़ गया था। अब बृजभूषण शरण सिंह ने खुद अपनी जुबान से अपनी योग्यताओं की फेहरिस्त सबके सामने रखी। हालांकि उन्होंने किसी समझाने वाले की कमी का हवाला देकर इससे पीछा छुड़ाने की भी कोशिश की। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा बयान जरूरी है? क्या ये सब कुछ एक संसद के सदस्य को खुले मंच से कहना शोभा देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया अतीक अहमद के बेनामी आर्थिक साम्राज्य को ढहाने के लिए प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया है। यह अभियान पहले से चलाए जा रहे डॉक्टर ऑपरेशन जिराफ के साथ संयुक्त रूप से चलेगा। ऑपरेशन जिराफ के तहत जहां मैनुअल और तकनीक की मदद से बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जाएगा, वहीं ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत इन संपत्तियों पर कार्रवाई का चाबुक चलेगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हाल ही में कमिश्नरेट पुलिस की टास्क फोर्स इसी योजना के तहत बनाई गई है। 20 सदस्यों की टास्क फोर्स दोनों अभियान के तहत कुल 10-10 अलग-अलग शाखाओं में बांटी गई है। ऑपरेशन जिराफ के तहत 2 टीमें, जबकि ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत 8 ब्रांच बनाई गई हैं। हर टीम में 2 सदस्य हैं और दोनों ऑपरेशन का नेतृत्व एक डिप्टी एसपी कर रहे हैं। इधर लखनऊ में छठ महापर्व को लेकर विशेष आयोजन किया गया था। लक्ष्मण मेला स्थल पर भव्य आयोजन हुआ। व्रती महिलाओं ने संध्या अर्घ दिया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। सीएम ने सभी को
छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं और छठी मैया से सभी के सुख शांति समृद्धि की कामना की है। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। आस्था के महापर्व छठ की धूम नोएडा में भी देखने को मिली। नोएडा में रहने वाली महिलाओं ने भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया और पूजा पाठ की। तो नोएडा की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर खास इंतजाम अलग अलग सोसाइटीज में किए गए थे। कहीं पर स्विमिंग पूल तो कहीं पर कृत्रिम लेक बनाकर व्रतियों के लिए घाट तैयार किया गया था। तो व्रतधारी महिलाएं और पुरुषों ने आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया। ये तस्वीरें नोएडा से। छठ महापर्व 4 दिनों का ये महापर्व है, कठिन साधना वाला महापर्व, जिसमें 36 घंटे निर्जला व्रत धारण करते हैं व्रती। पुरुष और महिलाएं समान रूप से व्रत करते हैं। लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, पटना की ये तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं गोमती किनारे तो कहीं गंगा किनारे आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। भगवान भास्कर की आराधना का ये महापर्व है, प्रकृति की उपासना का महापर्व है और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ ही छठ व्रत संपन्न होगा। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। संध्या के वक्त जब सूरज डूब रहा होता है पश्चिम दिशा में, उस वक्त अर्घ दिया जाता है। इस महापर्व में ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उपासना की जाती है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।